हेलो एवरीवन, नमस्कार। देखिए, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि कोई एक ऑब्जेक्ट अगर है और वो मूव करता है तो वो खुद भी एक वेव जनरेट करेगा, जिस वेव को हम लोगों ने क्या बोला था, डी ब्रॉगली वेव बोला था। और डी ब्रॉगली वेवलेंथ के बारे में हम लोगों ने उसमें डिस्कस किया था। डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट भी हमने देखा था। सॉरी। तो ये सवाल पैदा होता है कि कब हम किसी ऑब्जेक्ट का वेव नेचर कंसिडर करते हैं और कब उसके वेव नेचर को इग्नोर करते हैं। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि बात है किसकी, ठीक है, मास की। जो बड़े मासेस होते हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, ठीक है, बिग ऑब्जेक्ट, इनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। हैव स्मॉल स्मॉल वेवलेंथ, जिस वजह से क्या होता है, ये जो वेवलेंथ है वो हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो अब ऐसे में सवाल पैदा होता है कि जैसे अगर एक पार्टिकल है, मान लीजिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक पार्टिकल है, तो इसका क्या होगा, ये क्या करेगा, ये वेव नेचर भी शो करेगा एज वेल एज पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। ये दोनों नेचर शो करेगा। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। तो देखिए, ये वेव नेचर भी शो करेगा और पार्टिकल नेचर भी शो करेगा। ठीक वैसे ही मेरे पास कोई एक फिक्स शेप और साइज का ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है, एम के बराबर है। तो ये ऑब्जेक्ट जब मूव करेगा तो क्या होगा, ये खुद भी क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगा। इससे एसोसिएटेड भी क्या होगी, कोई ना कोई एक वेव होगी। तो सवाल यह है कि कब हम किसी ऑब्जेक्ट का वेव नेचर कंसिडर करते हैं और कब उसके वेव नेचर को इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसमें है क्या, उसको एक बार समझने की कोशिश करिए। इफ द वेव एसोसिएटेड with material particle are of the same size or exceed the size of the system, इस चीज को आप लोग, ये जो डेफिनेशन है, ठीक है, इसको एक बार समझने की कोशिश करिए। इफ द वेव एसोसिएटेड विथ मटेरियल पार्टिकल आर ऑफ द सेम साइज और एक्सीड द साइज ऑफ द सिस्टम, बोलने का मतलब क्या है कि ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इससे एसोसिएटेड जो मैटर वेव है, इससे एसोसिएटेड जो मैटर वेव है, ये मैटर वेव अगर क्या होगी, देखिए, सेम साइज और एक्सीड द साइज ऑफ द सिस्टम, वो जो मैटर वेव है, ठीक है, वो सेम साइज की होगी जो कि ऑब्जेक्ट का है, या फिर उससे एक्सीड करेगी या फिर ज्यादा होगी, ठीक है। ऑब्जेक्ट के सेम साइज की होगी या फिर उसके साइज से ज्यादा होगी। देन द वेव नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिटेक्टेबल, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो रही है, ये डिटेक्टेबल है, ठीक है। then the wave nature of the object is detectable and hence cannot be neglected। तो उस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट का जो वेव नेचर है वो डिटेक्टेबल होता है। तो अगर वेव नेचर डिटेक्टेबल है तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो वहां हमने जो वेव है, वेव नेचर है, उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। कब, उसके लिए जो कंडीशन है, कंडीशन ये है कि जिस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड वेव है उस वेव का साइज उस ऑब्जेक्ट के कंपेरेबल है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के बराबर है, या फिर उससे एक्सीड करता है, या फिर उससे ज्यादा होता है, ठीक है। देखिए, वेव का साइज अगर ज्यादा है ऑब्जेक्ट के साइज से तो ऑब्वियसली हमने वेव को क्या करना पड़ेगा, कंसिडर करना पड़ेगा, वेव को लेना पड़ेगा, क्योंकि उस केस में वेव क्या होगी, डिटेक्टेबल होगी, ठीक। तो इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। एग्जाम्पल की मदद से आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए,
जैसे एक एग्जांपल है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ, देखिए दो पार्ट है इसके, प्रोटॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 70 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरा पार्ट है 100 ग्राम बुलेट मूविंग एट 900 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट को हम सॉल्व करेंगे तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि जो अभी यहाँ पे को मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई है, ये डेफिनेशन क्या है। तो देखिए अब यहाँ पे को क्या है, कैलकुलेट डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ प्रोटॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 70 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, सबसे पहले ये देखिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन कितनी होती है, ये होती है, इसको मैं मान लूंगा टी, टी इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला, पी स्क्वायर इक्वल टू 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और P इक्वल टू अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और प्रोटॉन यहाँ से T की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए यहाँ मैंने K लिया है तो यहाँ पे को T ले रखा है, तो T की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2mp निकल जाएगी। अब यहाँ पर से, और दूसरा हम लोग जानते हैं सिंस लैम्डा इक्वल टू, ये कितना होता है, h अपॉन पी के बराबर होता है। लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, h अपॉन पी के बराबर होता है। तो देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन से मैं टी की वैल्यू, सॉरी पी की वैल्यू यहाँ पे को रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट, ठीक है, ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू ये हो जाएगा h अपॉन, ठीक है, h अपॉन पी, सॉरी इक्वेशन 1 से नहीं, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन पी होता है और p की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो अंडर रूट 2m, देखिए ये जो k है, k के बदले में t रखूंगा, 2m t। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 2m t। अब ये मास ऑफ प्रोटॉन है तो यहाँ पे को मैं p लिख देता हूँ, तो 2mp t हो जाएगा। अब देखिए लैम्डा इक्वल्स टू, ये बन जाएगा आप लोगों का, लैम्डा इक्वल्स टू ये हो जाएगा, देखिए h ये वैल्यू होती है, आप लोगों ने ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि h क्रॉस इक्वल्स टू कितना होता है, h क्रॉस इक्वल्स टू होता है, ठीक है, h अपॉन 2 पाई। तो यहाँ से h कितना निकल जाएगा, इम्प्लाइज दैट, ठीक है, इम्प्लाइज दैट h कितना निकल जाएगा, 2 पाई इससे मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा 2 पाई h क्रॉस, तो लैम्डा इक्वल्स टू ये बन जाएगा आप लोगों का, h के बदले कितना आ जाएगा, ये h के बदले कितना आ जाएगा, h के बदले आ जाएगा 2 पाई h क्रॉस अपॉन 2, सॉरी अंडर रूट 2, और ये क्या है, mp इंटू टी, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 पाई h क्रॉस, देखिए मैं c से मल्टीप्लाई करूंगा और साथ साथ ही c से डिवाइड भी कर दूंगा, और जब मैं डिवाइड करूंगा c से तो 2mp t, ठीक है, देखिए c से मल्टीप्लाई किया, c से डिवाइड किया और c अंडर रूट के अंदर आएगा तो c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बनती है। तो अब यहाँ पे को देखिए क्या है, मैं इन सारी वैल्यूज को प्लेस करूंगा, तो इसमें जो पहली वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू, अच्छा देखिए दो वैल्यूज हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग इसको हमेशा याद भी कर लेना क्योंकि ये बाकी न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी। तो ये जो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू है आप लोगों की क्या, h क्रॉस c, क्योंकि ये बार बार न्यूमेरिकल में यूज होगी, ये नियरली इक्वल टू होता है कितना, 197 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और दूसरी वैल्यू होगी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर। देखिए ये वैल्यूज बार बार आपको
न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगी, तो इनको आप लोग याद कर लेना। 938.3 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब मैं इन सारी वैल्यूज को यहाँ रखूंगा तो लेमडा इक्वल टू कितना निकल जाएगा, लेमडा इक्वल टू ये निकल जाएगा 197, ठीक है, अपॉन ये निकलेगा 2√2 इंटू MP इंटू सी स्क्वायर, ये 938.3 इंटू टी। काइनेटिक एनर्जी कितनी दे रखी है, 70 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखी है, इंटू 70। तो इसको कैलकुलेट करके ये आता है इक्वल टू 3.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। तो देखिए इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। लैम्डा इक्वल टू कितना निकला, 3.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये मेरा किससे निकला, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से। किसके लिए, ये वेवलेंथ निकली एक प्रोटॉन की, जिसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 70 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला जो पार्ट है वो क्या है, देखिए 100 ग्राम बुलेट है जो कि 900 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। तो चलिए इसके अगले पार्ट पे आते हैं। अगला पार्ट क्या है, 100 ग्राम बुलेट जिसकी स्पीड कितनी दे रखी है, ठीक है, ये तो मास हो गया, और इसकी जो स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 900 मीटर पर सेकंड। तो देखिए इसके लिए मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ अगर निकालूंगा तो लेमडा बी, बुलेट के लिए मैंने बी लिख दिया, बी इक्वल्स टू ये हो जाएगा h अपॉन पी। तो ये कितना हो जाएगा, h अपॉन, मैं क्लासिकल फॉर्मूला लगाऊंगा m इंटू वी, ठीक है। p इक्वल्स टू कितना होता है, p इक्वल्स टू ये होता है मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ h की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल। और लेमडा बी कितना होता है, तो लेमडा बी कितना निकल जाएगा, h अपॉन एम वी के हिसाब से h की वैल्यू आ जाएगी 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन कितना हो जाएगा, मास कितना दे रखा है 100 ग्राम, इसको केजी में कन्वर्ट किया तो 0.1 किलोग्राम, इंटू देखिए v कितना दे रखा है 900 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना निकलेगा, ये निकलता है 7.4 इंटू 10⁻⁻36 मीटर। तो देखिए जो बुलेट है, बुलेट के लिए वेवलेंथ कितनी निकली, बुलेट के लिए वेवलेंथ निकली इतनी। और इससे पहले हम लोगों ने जो वेवलेंथ निकाली थी वो निकाली थी प्रोटॉन के लिए, 3.4 इंटू 10⁻⁻15 निकली थी। इसको भी मैं लिख देता हूँ प्रोटॉन के लिए, ठीक है। प्रोटॉन के लिए ये कितनी निकली थी, ये निकली थी 3.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ये किसके लिए निकली थी, प्रोटॉन के लिए। अब देखिए, अब इन दोनों वेवलेंथ को कंपेयर कीजिए, ठीक है। बुलेट की जो वेवलेंथ है ये बहुत कम है, और प्रोटॉन की जो वेवलेंथ है ये है 10⁻⁻15 मीटर। इसका जो ऑर्डर है, ठीक है, प्रोटॉन के लिए जो वेवलेंथ का ऑर्डर है ये कितना है, ऑर्डर है 3.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है, -15 मीटर। और ये जो ऑर्डर है -15 मीटर, ये ऑर्डर ऑलमोस्ट किसका होता है, ये न्यूक्लियस के साइज के बराबर है, ठीक है। तो ये किसका है, सेम एज द साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस। ये जो ऑर्डर है 10⁻⁻15, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है, लगभग इतना ही तो होता है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, दिस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस, ठीक है। तो अब यहाँ पे को देखो, प्रोटॉन के केस में क्या है, प्रोटॉन के केस में जो वेवलेंथ है
वो किसके साइज के बराबर है, न्यूक्लियस के साइज के बराबर है। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में मैंने डेफिनेशन बताई थी वो यही थी, अगर जो पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल सॉरी जो वेव है, वेव का साइज अगर ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है या फिर उससे ज्यादा है, तो उस केस में वेव डिटेक्टेबल होती है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस केस में देखिए जो साइज है वो किसके बराबर है, एटॉमिक न्यूक्लियस के बराबर है, तो इसका मतलब जो वेव होगी वो डिटेक्टेबल होगी और इसको इग्नोर नहीं कर सकते। बट इस केस में देखिए, इस केस में क्या है, दूसरे केस में जो मटेरियल है उससे रिलेटेड जो वेव है, ठीक है, ये देखिए ये इसका ऑर्डर आ रहा है 10⁻⁻36। ठीक हो गया, तो ये जो वेवलेंथ है ना, ये वेवलेंथ क्या है, बहुत कम है। अब ये वेवलेंथ इतनी कम है कि डिटेक्टेबल नहीं होगी, और डिटेक्टेबल नहीं होगी तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो इस चीज को याद रखिए कि कब वेव नेचर को, ऑब्जेक्ट के वेव नेचर को, ठीक है, कंसिडर किया जाता है और कब उसको इग्नोर किया जाता है। तो याद रखिए जब वेव का साइज, ठीक है, वेव का साइज किसके बराबर होगा, ठीक है, मीन्स की जो पार्टिकल है या फिर जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज के बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा होगा, तो हम वेव को कंसिडर करेंगे, और अगर उसका साइज उससे कम होता है तो हम वेव को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आप लोगों के समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।